Good evening, friends. Welcome to Mahesh Prajapati channel. My name is Sandeep Shah, and I have completed my BCom from Mumbai University. And today we will learn bookkeeping and accountancy. Okay, without wasting our time, let's start BK. Okay, so bookkeeping and accountancy. आज हम फर्स्ट चैप्टर करेंगे. ओके, एंड फर्स्ट लेक्चर ये है मेरा. इसको अब मैंने टू पार्ट में डिवाइड किया है. ये बहुत ही लेंदी चैप्टर है और हम इसे स्लो 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 जाएंगे, क्योंकि फास्ट जाएंगे तो आपको समझेगा ही नहीं. ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो आपको ये वीडियो को अच्छी तरीके से देखना है और ध्यान से देखना है. ठीक है दोस्तों. ओके, तो चैप्टर नेम. ये बुक में कितने सारे चैप्टर्स है. तो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन, जो आज हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. एंड देन सेकेंड चैप्टर रहेगा हमारा मीनिंग एंड फंडामेंटल राइट्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग. एंड थर्ड रहेगा जनरल एंट्रीज. जनरल एंट्रीज ये टाइप का रहेगा कि आप कैश देते हो, कैश आप दुकान पे गए, कैश दिए, गुड्स लिए, तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट. ठीक है, तो क्या आपके पास से जा रहा है, जो जा रहा है वो डेबिट होता है, जो आपके पास आ रहा है वो क्रेडिट होता है. ठीक है, तो पैसा जा रहा है आपके पास, कैश डेबिट हो रहा है, और ओके, और कैश क्रेडिट हो रहा है. ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो आप. क्या क्या जा रहा है, कैश डेबिट हो रहा है, गुड्स क्रेडिट हो रहा है. देखिए, आप गए किसी दुकान में, आपने क्या, आपने लिया एक, समझ लीजिए 5 रुपए का बिस्किट लिया. तो देखिए, कैश अकाउंट डेबिट, ओके, टू, ओके, टू गुड्स अकाउंट. ये सब है, ये सब एक गुड्स में आता है. 5 रुपए का लिए, 5 रुपए का, ओके, ठीक है, ये हो गया, ये एंट्री पास होगा. ये होता है जनरल एंट्री. ठीक है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड. ठीक है, ये डेबिट साइड हम क्रेडिट साइड नहीं लिखते. क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिकली ये रहता ही है, क्योंकि आप जब कॉलम बनाओगे, जब हम आपको सिखाएंगे तब आप देख लीजिए. ठीक है, तो हम आएंगे इस पे भी, बट हम सेकंड फर्स्ट चैप्टर खत्म करेंगे, देन सेकंड, देन थर्ड पे आएंगे. फिर सब्सिडरी ऑफ बुक्स, देन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, फिर डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन क्या होता है, लाइक आपने कोई भी बाइक खरीदा. ठीक है, आपने समझिए 1 लाख का, वन वन के का बाइक खरीदा, 1 लाख का. ठीक है, बाइक, और आपने 2 साल के बाद, ओके, 2 ईयर्स के बाद उसे बेच दिया. तो वो 1 लाख थोड़ी ना रहेगा उसी टाइम भी, तो डेप्रिसिएशन हो जाएगा. वो आप 1 लाख में थोड़ी ना बेचोगे, आप वो मे बी 60,000 में बेचोगे, ओके, मे बी 50,000 में बेचोगे. तो यहाँ पे अगर आप 60,000 में बेचते हो, आपको 40,000 से आपका बाइक का वैल्यू कम हो रहा है, तो उसे कहते हैं हम डेप्रिसिएशन. ठीक है, देन हम पढ़ेंगे रिकंसिलिएशन ऑफ एरर्स. देन फाइनल अकाउंट्स. फाइनल अकाउंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं इसे आईएमपी करूंगा. ठीक है, ये 15 मार्क्स का आता है बोर्ड एग्जाम में. ठीक है, फाइनल अकाउंट्स, इसमें ट्रेडिंग रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस रहता है, बैलेंस शीट रहता है. देन सिंगल एंट्री सिस्टम. सिंगल एंट्री सिस्टम बहुत ही सिंपल है, हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, धीरे धीरे सब पे जाएंगे हम. ठीक है, और ये स्कोरिंग चैप्टर है, इसमें आप 100 आउट ऑफ 100 भी ला सकते हो, और बच्चे लाते भी हैं 100 में से 100. ओके, आपको बहुत ही अच्छे से वीडियो देखना है, सेव कर लीजिए, क्योंकि कभी आपको ये काम आ गया, लाइक कभी आपको डाउट हो गया, ये जर्नल एंट्रीज देखना है, बुक कीपिंग क्या होता है. ठीक है, तो आपको याद रहेगा, अरे हाँ मैंने वो एक वीडियो देखा था, सो इसे आप सेव कर लीजिए. ओके, तो आपको फ्यूचर में रेफरेंस के लिए काम आ सकता है. ओके, सो अब हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन. तो जैसे मैंने आपको बताया, मैंने आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. तो बुक मतलब क्या होता है, एक सिंपल वर्ड में अगर मैं बताऊँ, बुक मतलब एक किताब हो गया. ठीक है, किताब, ठीक, किताब, बुक मीन्स किताब, एंड कीपिंग मीन्स उसे रखना. ठीक है, बुक मीन्स किताब और कीपिंग मीन्स उसे रखना. एंड अकाउंटेंसी मीन्स व्यापार, लेन देन. फॉर एग्जाम्पल, आप एक शॉपकीपर हो, आपका एक दुकान है, आप वहाँ के मालिक हो. आप एक दिन में आपके यहाँ से 10,000 का ट्रांजेक्शन हुआ, 10,000 का मतलब ट्रांजेक्शन मतलब लेन देन हुआ. ठीक है, तो आपने, आपके पास से ये गुड्स गया, पैसा आया. ठीक है, आपने उधारी पे भी दे दिया किसी को, बहुत ही खास बंदा था, आपका दोस्त था, आप बहुत ही जानते हो उसको. ठीक है, तो ये सबको रिकॉर्ड करने के लिए एक बुक चाहिए रहता है, बुक. एक व्यापारी लोग बुक रखते हैं. ठीक है, तो वो बुक को हम अच्छे से ढंग से रखेंगे. ठीक है, और अकाउंटिंग चीज पे आप रोज रिकॉर्ड करोगे कि मेरे पास आज 10,000 आया. ठीक है, ठीक है, और उसमें से मैंने 2,000 रुपया उधारी दिया. ठीक है, राम को मैंने 2,000 रुपया उधारी दिया, तो आपके पास रहेगा कि ये राम रहेगा, मैंने उसको उधारी में दिया है.
और आपके पास टोटल 10,000 का ट्रांजेक्शन हुआ है, ठीक है। ये गुड्स था, ये सब मंगाया आपने, ठीक है। तो हमारे पास मीनिंग है इसका, इन अ सिंपल वर्ड वी कैन से मीनिंग एंड डेफिनेशन भी है, ठीक है। जे आर बेटली बॉय ने डेफिनेशन लिखा है और मीनिंग टेक्स्ट बुक से ही हमने लिया है, ओके। तो इन अ सिंपल वर्ड द बुक कीपिंग मीन्स, ठीक है, इन अ सिंपल वर्ड द बुक कीपिंग means recording of the business transaction in the book of accounts in a systematic way। जैसे मैंने आपको बताया था, इसका मतलब है बहुत ही सिंपल है। बुक कीपिंग, लाइक अ बुक कीपिंग, इट्स मीन्स क्या होता है, जो भी आपका बिजनेस का ट्रांजेक्शन होता है आप उसे एक बुक में रिकॉर्ड करते हो, ठीक है। एक बुक में आप रिकॉर्ड करते हो सिस्टमेटिकली, ढंग से, अच्छे से, आपकी लैंग्वेज में, इसमें आप कंफर्टेबल हो। आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो, इंग्लिश में लिखिए, आप हिंदी में लिखिए, आप गुजराती में कंफर्टेबल हो, गुजराती में लिखिए, ठीक है। वो होता है, उसका मीनिंग ये है, ठीक है। बुक कीपिंग का मीनिंग है, इन अ सिंपल वर्ड द बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ अकाउंट्स इन अ सिस्टमैटिक वे। सिस्टमैटिक मतलब ढंग से, ठीक है, ढंग से होता है सिस्टमैटिक मतलब, ओके। सो अब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे इसका। डेफिनेशन क्या है, जे आर बेटली बॉय, जे आर बेटली बॉय ने क्या कहा है, बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन अ सेट ऑफ अ बुक। इन्होंने बुक कीपिंग को एक आर्ट बना दिया। कोई भी आर्ट, एक पेंटिंग हो गया वो एक आर्ट हो गया, ड्राइंग हो गया आर्ट हो गया, ठीक है। क्रिकेट आपको खेलना, वो आपका टैलेंट है, आर्ट है आप में, ठीक है। आपसे अच्छा भी क्रिकेट खेलते हैं, बट आप जो बॉल को फेस करते हो वो कोई दूसरा नहीं कर पाएगा। आपने बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हैं क्रिकेट में, तो एक आर्ट है। तो वैसे ही जे आर बैटली बॉय ने बोला है, बुक कीपिंग, बुक कीपिंग इज एन आर्ट, is an art of recording business dealing in a setup of books, ठीक है। तो जो भी आपका बिजनेस रिलेटेड, व्यापार रिलेटेड है, जो भी आप उसे बुक में रिकॉर्ड करते हो, ओके, वो एक आर्ट है, ऐसा जे आर बैटली बॉय ने बोला है। क्योंकि आपको ही वो समझेगा, आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल रहोगे उस लैंग्वेज में आप लिखोगे, अच्छे से लिखोगे, डेट डालोगे उस पर। आज समझिए आज का 30 डेट है, आज 30 तारीख, आपको 30 तारीख में आपको 10,000 का ट्रांजेक्शन हुआ, तो आप 10,000 का क्या क्या लिए, क्या क्या आया गया, आपको बुक में अच्छे से रखोगे। तो जी आर बैटली बॉय ने इसे आर्ट बोला है। तो आप समझ गए होंगे मीनिंग और डेफिनेशन, ऑलमोस्ट सेम ही होता है मीनिंग और डेफिनेशन। मीनिंग क्या होता है, मीनिंग और डेफिनेशन भी सेम ही होता है, बट उसे एक प्रोफेसर लाइक प्रोफेसर ने लिखा है, बहुत ही वैज्ञानिकों ने, मतलब बहुत ही स्कॉलर ने इसे लिखा गया है। स्कॉलर ने बुक कीपिंग का एक सिंपल वर्ड में डेफिनेशन बनाया है, उसे हम डेफिनेशन बोलते हैं, ओके। सो नेक्स्ट, हमारे देखिए, हमारे बुक कीपिंग में होता है ट्रांजेक्शन टाइप होता है, दो टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं, एक मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होता है, एक नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, ओके दोस्तों। तो ये देखिए, ट्रांजेक्शन है दो टाइप के, मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन टू पर्सन और पार्टीज फॉर मनी और मनी वर्थ इज नोन एज अ ट्रांजेक्शन। देखिए, अगर आप ट्रांजेक्शन मीन्स मैं बोलूंगा लेन देन हो गया, ट्रांजेक्शन, आपने कैश दिया, गुड्स आया आपके पास, ठीक है। और तो दो टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं, ठीक है, एक मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। तो आज अभी हम मॉनेटरी ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन क्या होता है, ठीक है। मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, the transaction which involves an exchange of money or money worth directly or indirectly is called monetary transaction. Only monetary transactions are recorded in the books of account. Monetary मतलब पैसा, कैश, कैश रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन रहेगा वो मॉनेटरी है, ठीक है। सिर्फ, और ये सिर्फ कैश रिलेटेड ही वो बुक में रिकॉर्ड होना चाहिए, ओके, कैश रिलेटेड। तो देखिए, जैसे कि मैंने एग्जांपल्स लिखा है यहाँ पे कैश ट्रांजैक्शन का, अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन विच कैश इज पेड और रिसीव इमीडिएटली इज नोन एज अ कैश ट्रांजैक्शन। उसे भी हम मॉनेटरी ट्रांजैक्शन बोलते हैं। मॉनेटरी कैश ट्रांजैक्शन सेम है, ठीक है। तो मॉनेटरी में दो टाइप के ट्रांजैक्शन होते हैं, कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ओके, मॉनेटरी में आते हैं कैश क्रेडिट, ठीक है दोस्तों। तो कैश, जैसे मैंने आपको बताया, अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन विच कैश इज पेड और रिसीव इमीडिएटली इज नोन एज अ कैश ट्रांजैक्शन, ठीक है।
तो परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश एट 15,000 एंड पेमेंट ऑफ सैलरी एट 5,000। लाइक आपने कहीं गए, आपने, ठीक है, आपने गुड्स खरीदा, आपकी दुकान में कोई आया, आपने उसने गुड्स खरीदा, तो आप क्या करोगे? आप तो कैश का ट्रांजेक्शन करोगे कि मेरे अकाउंट में मेरे पास 15,000 आया आज, 15,000 आया, ओके, तो आप उसे रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। और मॉनिटरी ट्रांजेक्शन ही सिर्फ बुक अकाउंट जो आप रिकॉर्ड करते हो, आप जो बुक बनाते हो, उसमें सिर्फ मॉनिटरी ट्रांजेक्शन होना चाहिए, पैसे के रिलेटेड ही, ठीक है, रिकॉर्ड होना चाहिए उसमें। उसमें दो टाइप के होते हैं, एक कैश हो गया, एक क्रेडिट हो गया। क्रेडिट मतलब उधार, आपने किसी को उधार दे दिया, ठीक है, आपसे उसका आपका वो बहुत ही जमता है उससे, आपको आपका डेली कस्टमर है, समझ लिए, 1 महीने से आपके यहाँ से दूध ले रहा है, तो अभी वो भूल गया पैसा, तो आपने बोला यार बाद में दे दीजिए, कोई बात नहीं, मैं लिख लूंगा आपका। तो एक बुक भी आता है छोटा सा एक, उस पे आप उनका उनका लिखते हो सब कुछ, कि ये दिन को इन्होंने लेके गया, ये दिन का लेके गया 30 दिन तक, और 30 दिन का उन्होंने एक साथ पेमेंट करते हो, ठीक है। तो वो हो गया क्रेडिट ट्रांजेक्शन। देखिए यहाँ पे मीनिंग दिया है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन इज वन इन विच कैश इज नॉट पेड और रिसीव इमीडिएटली at a time of a transaction, but it's paid or received at a later, okay, at a later। तो यहाँ पे दिया लेटर, लेटर डेट पे, ठीक है। तो लाइक जैसे मैंने आपको बताया, आप आपको पहचान वाला था, 1 महीने से आपके पास दूध ले रहा था, अगले दिन आता है, आपके पास कैश नहीं रहता है, तो आप बोलते हो, आपके पास आता है दूध दीजिए, आपने 1 लीटर दूध दूध दिया, ठीक है, और वो बोले अरे मैंने पैसा भूल गया, बस, तो आप बोलते हो कोई बात नहीं, कल आके दे दीजिए या परसों आके दे दीजिए, जब भी आके आप देते हो, आप बोलोगे अरे आप तो रोज ही आते हो, लेके जाइए, क्या जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो हमारे पास एग्जांपल्स है, गुड्स सोल्ड, ओके, गुड्स सोल्ड मतलब आपने गुड्स बेचा ऑन क्रेडिट टू मिस्टर अमन एट रुपीज 8,000, ठीक है, 8,000 में आपने अमन को गुड्स बेचा एज अ क्रेडिट बेस, क्रेडिट बेस, यहाँ पे क्रेडिट लिख के ही आएगा, ओके। आप जब भी क्रेडिट करोगे, ठीक है, क्रेडिट जब भी आप ट्रांजेक्शन करोगे तो उस पर आपको क्रेडिट लिखना होगा, क्योंकि आप अगर क्रेडिट नहीं लोगे तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा ये क्रेडिट मैंने किया है, ठीक है। तो क्रेडिट को हिंदी में उधार बोलते हैं। तो आप लिखोगे मैंने अमन को गुड्स बेचा 8,000 में, ये उधार पे बेचा, उधार पे, ठीक है, उधार पे मैंने अमन को 8,000 का गुड्स बेचा। तो आपकी बुक में रहेगा कि कभी अमन आया, तो आप बोलोगे अरे आपका तो 8,000 बचा है, देना था, हाँ 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 देना है, तो वो तुरंत ही आपको लाके दे देगा, ओके। सो सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, सोल्ड मशीनरी, ओके, सोल्ड मशीनरी टू मिस्टर अमर सिंह ऑन क्रेडिट एट रुपीज 20,000। तो यहाँ पे दिया गया है, इन्होंने मशीन बेचा, 20,000 का मशीन बेचा ऑन क्रेडिट बेसिस टू अमर सिंह, ठीक है। तो उनके बुक में क्या रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट का रिकॉर्ड होगा कि मैंने अमर अमर सिंह को 20,000 में मशीन बेच दिया, ठीक है, वो भी क्रेडिट बेसिस पे, ओके। तो आपको मॉनिटरी ट्रांजेक्शन मालूम पड़ गया होगा। मॉनिटरी ट्रांजेक्शन बहुत ही सिंपल होता है, तो उसमें हम जो भी पैसे का ही लेन देन में हम रिकॉर्ड करेंगे, ओके। तो पैसे का लेन देन उसमें मॉनिटरी में दो पार्ट है, कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ठीक है। कैश ट्रांजेक्शन जो हम कैश बेसिस पे करते हैं, और क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है जो हम क्रेडिट बेस उधार पे देते हैं, किसी को, पहचान वाले को उधार पे दे दिया हमने, तो वो सिंपल सी बात है, वो क्रेडिट हो गया। कैश क्रेडिट, कैश मीन आपने कैश दिया, आपको गुड्स मिल गया तुरंत ही, वो हो गया कैश ट्रांजेक्शन। और क्रेडिट क्या होता है? आपने बाद में ले लीजिए भैया, आते हैं बहुत सारे लोग, बाद में कल देता हूँ, ठीक है। तो कल देता हूँ गुड्स, आज अभी आपने दे दिया, पहचान वाले हैं आपके, ठीक है, राम आया आपसे दूध लेके गया, ठीक है, तो ये पहचान का है आपके, ठीक है, बहुत हर महीने आता है, आप एक साल से उसे जानते हो, चलो इधर ही तो रहता है, तो आया दूध लिया, पैसा नहीं आपने उधारी पे दे दिया, कल आके दे देगा, वो हो गया क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो आपको समझ गया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन क्या होता है। नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन, द ट्रांजेक्शन विच डज नॉट इन्वॉल्व एन एक्सचेंज ऑफ मनी। इसमें लिखा गया है जो ट्रांजेक्शन डज नॉट रिकॉर्ड, डज नॉट, ओके, डज नॉट इन्वॉल्व, जो इन्वॉल्व इसमें नहीं आता है, डज नॉट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनी और मनी वर्थ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इज कॉल्ड अ मॉनिटरी ट्रांजेक्शन, ओके। An exchange of one thing against another things is called a barter exchange transaction. Barter exchange transaction आपने सुना होगा,
ये बार्टर एक्सचेंज ट्रांजेक्शन लाइक सामान पे सामान। आप गए गांव में, देखा होगा आपने, 1 किलो गेहूं लेके जाते हो आप, ठीक है, गेहूं देते हो, वो आपको क्या देते हैं, आइसक्रीम देते हैं। वो हो गया बार्टर एक्सचेंज। आपने कैश नहीं दिया, आपने क्या दिया, गुड्स पे गुड्स लिया उससे, ठीक है, आपने गुड्स दिया, आपके पास गुड्स आया, ये होता है बार्टर ट्रांजेक्शन, और उसे ही नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको बुक में रिकॉर्ड नहीं करना है, ये पार्ट है ट्रांजेक्शन के। टू टाइप के पार्ट है, मॉनिटरी, नॉन मॉनिटरी। मॉनिटरी में कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट, और नॉन मॉनिटरी में उसका मीनिंग है सिर्फ, ये आपको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना है, ठीक है। तो नॉन मॉनिटरी मतलब आप समझ गए कि बार्टर पहले जमाने में कैश तो हुआ नहीं करता था, पहले, बहुत पहले, ओल्ड ओल्ड बहुत ही पहले। तो आप जाते थे, आपको आपको समझिए, आपको चावल चाहिए, आपको चावल चाहिए, आपके पास घर पे चावल नहीं है, ठीक है, आपके पास 10 किलो 10 किलो वीट्स है, 10 kg वीट्स है आपके पास। आप बोले, आप गए दूसरे के पास, मेरे पास 10 किलो वीट्स है, मैं आपको 5 किलो 10 किलो देता हूँ गहूँ, आप मुझे 10 किलो चावल दीजिए। तो वो उसे कहते हैं बार्टर एक्सचेंज, बार्टर एक्सचेंज बोलते हैं उसे। तो गांव में भी आप जाते होगे, गांव में भी अभी भी चलता है, 1 किलो गेहूं दिए, चावल दी दोगे आप, तो वो 1 किलो चावल का वैल्यू रहेगा 20 या 30 रुपया, और वो 30 रुपए की वैल्यू के हिसाब से आपको गुड्स दे देंगे। आपको कुछ भी सामान रहेगा, टमाटर रहेगा, आलू रहेगा, वो आपको ला के दे देंगे, वो होता है नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन, ओके। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन क्या होता है, लाइक बार्टर एक्सचेंज होता है, उसे बार्टर एक्सचेंज कहते हैं, नॉन मॉनिटरी को, ठीक है। तो बार्टर एक्सचेंज, गुड्स पे गुड्स ट्रांजेक्शन करना, गुड्स के बदले गुड्स, आप गए, किसी को 1 किलो चावल दिया आपने, और उसके बदले 1 किलो आलू ले लिया, ठीक है, तो वो हो गया बार्टर एक्सचेंज। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग कैपिटल एंड ड्राइंग अकाउंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कैपिटल 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 एंड ड्राइंग, जब फाइनल अकाउंट हम करेंगे, जब जर्नल एंट्रीज और डबल एंट्रीज करेंगे, तो ये आपके पास आएगा कैपिटल एंड ड्राइंग। कैपिटल मीन्स एंड ड्राइंग मीन्स, मैंने मीनिंग लिखा है, एकदम बहुत ही सिंपल वर्ड में लिखा है। कैपिटल का मतलब द टोटल अमाउंट इन्वेस्ट इनटू अ बिजनेस बाय द ओनर इज कॉल्ड कैपिटल। एक्सेस ऑफ एसेट ओवर द लायबिलिटीज इज कॉल्ड एज अ कैपिटल, ओके। तो लाइक कैपिटल, आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या क्या लगेगा, पहले उसको आपको रिकॉर्ड लाइक रजिस्टर करना पड़ेगा गवर्नमेंट में, जीएसटी नंबर चाहिए उसके लिए। तो उसका पैसा लग गया समझो 5,000, ठीक है, रिकॉर्ड करने में, सब कुछ करने में 5,000 लग गया, ओके। फिर आपने रेंट दिया, 1 साल का एग्रीमेंट बनाया रेंट का 1 लाख रुपया लगा, ठीक है, 1 लाख रुपया, ओके, हमें 1 लाख लिख देते, ठीक है, 1 लाख लिख दिया। फिर हमने बहुत सारे चेयर्स लिए, चेयर लिए, ऑफिस में बैठने के लिए चेयर चाहिए, वो चेयर समझ ली 20,000 का आया, ठीक है, 20,000 का, ओके, 20,000। और फिर आपने बहुत सारे लाइक मशीन्स लिया, मशीन्स पकड़ ली थी 50,000 का, 50,000 का मशीन पकड़ लिया, ठीक है। तो टोटल अगर हम करेंगे इसको, तो देखिए 1,50,70,75,000 टोटल होता है, तो 1,75,000, तो 1,75,000 आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, तो उसे कहते हैं कैपिटल। आप जैसी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, स्टार्ट करने के लिए आपको एक कैपिटल चाहिए, कैपिटल, एक ह्यूज अमाउंट कैपिटल चाहिए, तो वो बिजनेस में लगेगा, तो उसे कहते हैं कैपिटल। इन अ सिंपल वर्ड, the total amount invest in the business by the owner in is called capital, इसे कहते हैं कैपिटल। एक्सेस ऑफ असेट ओवर द लायबिलिटीज इट ऑल्सो कॉल्ड एज अ कैपिटल, लाइक आपके पास, आपका कैपिटल ज्यादा है, आपका लायबिलिटी कम है, तो उसे भी कैपिटल ही कहा जाता है, ओके। इन सिंपल वर्ड, जैसे मैंने आपको बता दिया कैपिटल क्या है, आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, और स्टार्टअप के लिए ह्यूज अमाउंट चाहिए रहता है, ऐसे तो ना आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करोगे, आप ठेला भी अगर लगाओगे, तो आपको उसके लिए बहुत ही ह्यूज अमाउंट चाहिए, ओके, तो उसे कहते हैं कैपिटल। जैसे आपने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट करने आपने रजिस्टर किया पहले गवर्नमेंट में, फिर आपने रेंट, बिल्डिंग, एक बिल्डिंग खरीदा, ठीक है, उसका 1 साल का रेंट है 1 लाख रुपया, 20,000 आपने चेयर में डाला, 50,000 का आपने मशीन्स खरीद लिया, ओके, तो वो हो गया, ये सब आपका कैपिटल है, ये सब आपका कैपिटल है, ओके, ये सब आपने इन्वेस्ट किया है, मतलब ये आपका कैपिटल है, ठीक है, ये सब आपका कैपिटल है। 1,75,000 आपने इन्वेस्ट किया आपके बिजनेस में, ओके। सो ड्राइंग क्या हो गया, अभी हम ड्राइंग पढ़ेंगे। ड्राइंग ड्राइंग द अमाउंट ऑफ कैश और वैल्यू
of goods, asset, etc. withdrawn from the business by the owner for a personal use is called a drawing. ड्राइंग बहुत ही इजी है. ड्राइंग क्या होता है, इसे ड्राइंग बोलते हैं, ड्राइंग. ओके, ड्राइंग्स. तो लाइक आपका जैसे कि बिजनेस है, जैसे मैंने आपको बताया आपका बिजनेस है, आपने उससे पर्सनल यूज करने के लिए 1 लाख रुपए निकाल दिया. पर्सनल यूज करने के लिए 1 लाख रुपया आपने बिजनेस से निकाल लिया, ठीक है, पर्सनल यूज करने के लिए, ठीक है. और उसे कहते हैं ड्राइंग. कोई भी चीज अपने बिजनेस से आप ओनर, सिर्फ ओनर निकाल सकता है. बिजनेस से ओनर ही निकाल सकता है और कोई दूसरा नहीं निकाल सकता. जब ओनर अपने बिजनेस से 1 लाख रुपया, ठीक है, 1 लाख रुपया विड्रॉ कर देगा, ये हो गया ड्राइंग. बहुत ही सिंपल वर्ड, ड्राइंग बोलेंगे इसको, ड्राइंग. ड्राइंग बोलेंगे इसको, ठीक है, ड्राइंग बोलेंगे इसको. बहुत ही सिंपल है इसका मीनिंग, ठीक है, इसे कहेंगे ड्राइंग. और इसका एग्जाम्पल है, देखिए, प्रॉपर्टी. अब प्योरिटर पे कॉलेज फीस, लाइक Purita pays college fees for his son or pays for his medical expense, mobile bills, etc. from the business. ठीक है. तो ओनर्स, इसका मीन्स भी ओनर होता है. इसका मतलब ओनर है, ओनर. प्रायोरिटर्स pays college fees for his sons or pays for his medical expense, mobile bills, etc. from the business. क्या किया इसने, अपने बिजनेस से पैसा निकाला, उससे अपना बेटे का फीस भरा, ठीक है, एंड मेडिकल एक्सपेंस पे किया, मोबाइल बिल्स भर दिया, ठीक है. तो समझिए, क्या समझिए कि आपने अपने बिजनेस से पैसा निकाला, ठीक है. कितना पैसा निकाला, 1 लाख. 1 लाख रुपए निकाला, समझिए, फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए. तो इससे आपने क्या किया, 50,000 आपने अपने बच्चे का फीस पे कर दिया. ओके, आपने 10,000 जो भी आपका मेडिकल एक्सपेंस है वो पे कर दिया. ये 10,000 आपने मेडिकल एक्सपेंस पे कर दिया. मोबाइल बिल जो आपने, समझिए, अपने 1 साल का मोबाइल बिल, जितना भी मोबाइल का बिल है, आपकी कंपनी, लाइक आपका, आपकी वाइफ का, आपके सन का, लिए 40,000 पकड़ के चलिए, ठीक है. ऐसे फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए सिर्फ. तो ये आपका ड्राइंग हो गया. आपने बिजनेस से विड्रॉ किया, पर्सनल यूज के लिए, घर के लिए यूज के लिए, घर के खर्चे के लिए यूज किया, ठीक है. ये हो गया ड्राइंग, ये हो गया ड्राइंग, ठीक है. तो कहते हैं ड्राइंग. सिंपल मैनर में हमें एक्सप्लेन करना है तो ड्राइंग ये होती है, ठीक है. इसे याद कर लीजिए. कैपिटल क्या होता है, कैपिटल, लाइक आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, उसके लिए यूज कैपिटल चाहिए, यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए. ऐसे आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते. यूज अमाउंट चाहिए आपके पास. समझिए, आपने यूज अमाउंट के लिए आपके पास 2 लाख है. 2 लाख, आप 2 लाख बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए. आपने उसके रजिस्टर किया, बिल्डिंग लिया, फर्नीचर्स लिए, ठीक है, मशीन्स लिया, तो वो सब हो गए कैपिटल. ओके. और ड्राइंग क्या हो गया, आपने आपका बेटे के लिए, लाइक आपकी कंपनी है खुद की, में से आपने 1 लाख विड्रॉ कर लिया पर्सनल यूज के लिए, खुद के यूज के लिए, खुद के खर्चे के लिए, ठीक है, खुद के खर्चे के लिए यूज कर लिया. ओके. तो आपने 50 लाख का उसमें भर दिया, उसका फीस पे कर दिया. ओके. 10,000 का मेडिकल जो भी था एक्सपेंस वो पे, अपने मेडिकल आपको चाहिए था घर के लिए, आप खुद के लिए, वो आपने पे किया. मोबाइल रिचार्ज कर लिया. तो आपने 1,000 जो 1 लाख जो निकाला, ओके, 1 लाख, 1 लाख निकाला, ये आपका ड्राइंग है. ये आपका ड्राइंग हो गया, ड्राइंग हो गया, ठीक है. बहुत सिंपल वे में. तो नेक्स्ट हम करेंगे. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटर्स? A person who has to pay the business for getting goods and service on credit is known as a debtor. A debtor is a person who owns money to the business. It means, in a simple word, if I explain the what is the meaning of the debtors, okay, debtor means पैसा आ रहा है, पैसा रिसीव हो रहा है. Okay, for example, okay, we have a like you are a customer and another one is a sales keeper. Okay, sales person we can say. तो आपने क्या किया, ठीक है, आपने क्या किया, सेल्स पर्सन से या शॉपकीपर से 1 kg राइस परचेस किया. ओके, 1 kg राइस परचेस किया, वो भी उधार पे. आपने बोला मैं बाद में दे दूंगा आपको 10 दिन के बाद, अभी मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है. तो सेल्स कीपर जो बोलता है, शॉपकीपर बोलता है ओके ठीक है, नो पर्सन, आप पहचान के हो मेरे, तो आप 10 दिन के बाद दे सकते हो, ठीक है. तो जो शॉपकीपर है, जो सेल्स कीपर है और जो शॉपकीपर है, ओके, इसने अपने बुक में रिकॉर्ड किया है
10 days के बाद 1 kg का राइस का पैसा मेरे पास आएगा, ठीक है, पैसा आएगा शॉपकीपर की तरफ से, पैसा आने वाला है, 10 दिन के बाद पैसा आएगा, वो रिसीव होगा, तो वो क्या हो गया, डेटर्स, ठीक है, वो रिसीव हो रहा है ना 10 days के बाद, तो वो हो गया डेटर्स। आपको कोई भी पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डेटर्स, बोलना पैसा जो आ रहा है, मेरा जो बाकी है पैसा वो आ रहा है, उसे कहते हैं हम डेटर्स। और क्रेडिटर्स क्या होता है, द मीनिंग ऑफ द क्रेडिटर्स इज अ पर्सन टू हुम बिजनेस हैज टू पे। ओके, यहाँ पे क्या था, a debtor is the person who owns money, and यहाँ पे a person who do business has to pay for getting goods or service on credit is known as a creditor. A creditor is a person whose business owns money. ओके, तो क्रेडिटर्स क्या होता है, लाइक फॉर एग्जांपल आपकी एक कंपनी है, ए कंपनी, ठीक है, ए कंपनी, वो ए कंपनी करके आपका कंपनी है, एंड आपने बी, देखिए दो कंपनी है ए एंड बी, ठीक है, ये बी कंपनी किसी और की दूसरे की है, प्राइवेट लिमिटेड, ओके, एंड देन आपकी जो कंपनी है ए, ठीक है, 100 kg राइस, ओके, कहाँ से, 100 kg राइस बी कंपनी से ऑर्डर किया है, ओके, ये बी कंपनी है, आपकी कंपनी ए है, आपने बी से ऑर्डर किया है और आपने बोला मैं 1 मंथ के बाद आपको पे करूंगा, ठीक है, यहां से आप क्या कर रहे हो, अभी पे कर रहे हो, ओके, पे कर रहे हो ना उसको, आप 1 मंथ के बाद उसे दोगे, ओके, सो ये बी कंपनी बोलता है ठीक है आप मुझे एक महीने के बाद दे दीजिए, नो इशू, ठीक है, तो आप क्या करोगे, पे करोगे, तो वो होता है क्रेडिटर्स। आप फ्यूचर में उसे पे करोगे, प्रेजेंट में तो आप ले रहे हो उससे 100 kg राइस ले रहे हो आप उससे, ठीक है, आगे नहीं, और फ्यूचर में आप उसे पे करोगे, सो वही होता है क्रेडिटर्स। और डेटर्स क्या होता है, आप फ्यूचर में आपके पास पैसा आने वाला है, भविष्य में फ्यूचर में पैसा आने वाला है, वो होता है डेटर्स, और फ्यूचर में पैसा जाने वाला है वो होता है क्रेडिटर्स। ओके, बैड डेट क्या होता है, आपने जो कंपनी को 1 लाख सामान बेचा था, वो कंपनी बंद पड़ गई, सब कुछ उसने बेच बाच दिया, ठीक है, वो इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट मतलब खत्म, टाटा बाय बाय, कंपनी अब नहीं रही, उसने बेच दिया सब सामान, तो उसके पास सिर्फ 90,000 बचा है, आपने 1,000 का सामान बेचा था, तो 90,000 बचा है, ठीक है, 1 लाख का सामान आपने बेचा था, तो उसमें से 90,000 दिया, 10,000 बचा, ठीक है, ये 10,000 क्या हो गया, बैड डेब्ट हो गया, ये आपका बैड डेब्ट, हो गया 10,000, आपका 10,000 बैड डेब्ट हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर एंड टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर, हमारे पास 3 टाइप के एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इंक्लूड टू acquire fixed asset or to increase the value of the fixed asset. It's given the benefits for a long period of time and it's a non-recurring in nature, ठीक है, non-recurring in nature, नॉन रिकरिंग को मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि नेचर में नॉन रिकरिंग है, लाइक फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ मशीनरी, एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ कंप्यूटर एक्सेट्रा, यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंस है, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, उसके लिए आपने बिल्डिंग खरीदा, ठीक है, एक बिल्डिंग तो चाहिए, आपने कंपनी स्टार्ट किया, उस पर हर फ्लोर पे अलग अलग रहेगा, तो आपने बिल्डिंग स्टार्ट किया, फिर आपने मशीन परचेज किया, फिर आपने कंप्यूटर उसके लिए परचेज किया, ठीक है, वो हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। एंड देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंडिचर फ्रॉम विच नो फ्यूचर बेनिफिट्स, ठीक है, और इसमें क्या था, ये लॉन्ग टर्म के लिए था, ओके, ये इंक्लूड्स एक्वायर फिक्स एसेट और टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट, ठीक है, आपने बिल्डिंग खरीद लिया, तो इसका आज फ्यूचर में जाके इसका प्राइस हाई तो होगा ही, ठीक है। एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंडिचर फ्रॉम विच नो फ्यूचर बेनिफिट्स, इसका फ्यूचर बेनिफिट्स नहीं है, नील है, फ्यूचर बेनिफिट्स है ही नहीं इसका, इज एन एक्सपेक्टेड बट हैविंग अ इमीडिएट और शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स, ये इसको मे बी लेस देन 1 ईयर,
It does not increase profit earning capacity of an organization. There are normal days today operating expense of business, okay, organization, and appeared on the debit side and trading account और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये सिंपल है. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? रेंट पेड, सैलरी पेड, वेजेस पेड. आपका जो आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपने बिल्डिंग खरीदा, मशीन खरीदा, कंप्यूटर खरीदा, वो आपका कैपिटल एक्सपेंस होगा. आपने इन्वेस्ट किया, ठीक है. कैपिटल एक क्या होता है? आप जैसे बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको 2 लाख के पास आपके पास कैपिटल है, ठीक है, वो आपका कैपिटल हो गया. 2 लाख मेरे पास कैपिटल है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए. और 2 लाख जो आप इन्वेस्ट कर दोगे, उसके लिए बिल्डिंग खरीदोगे, मशीन खरीदोगे, कंप्यूटर परचेज करोगे, ठीक है, तो वो क्या आएगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर. ओके. और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो गया? अभी कंप्यूटर ऑपरेट करने के लिए आपको एम्प्लॉय चाहिए, तो आप एम्प्लॉयज को 15,000 मंथली पे करोगे. फॉर एग्जाम्पल 15,000 मंथली, ठीक है, एम्प्लॉयज को. तो ये 15,000 आपका क्या हो गया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. आप सैलरी पे करोगे, रेंट पेड करोगे, ठीक है. तो बिल्डिंग का रेंट भी रहेगा महीने का समझिए 20,000 30,000 रहेगा रेंट, तो उसका वो रेंट पे करोगे आप. वेजेस पे करोगे, वेजेस वर्कर्स को दिया जाता है, ठीक है. तो ये हो गया आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ओके. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर मैं सिंपल वर्ड में बताऊँ आपको, जैसे मैंने आपको बताया, एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ सिंपल वर्ड में. कैपिटल एक्सपेंडिचर एक कैपिटल होता है. आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो 20 लाख, तो मतलब 20 लाख आपके पास है. 20 लाख एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए. आपने वो 20 लाख में बिल्डिंग खरीदा, मशीन्स खरीदा, कंप्यूटर खरीदा, ठीक है. तो वो आपका क्या हो गया? एक्सपेंडिचर हो गया ना. एक्सपेंडिचर आपके पास 20 लाख है, वो आपका कैपिटल है, ठीक है. आपने उसको इन्वेस्ट कर दिया, वो हो गया आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है. हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर. और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो गया? आपने बिजनेस स्टार्ट किया और वो कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए एम्प्लॉय चाहिए, मीटिंग सब हर चीज़ के लिए एम्प्लॉय चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है. लाइक हर महीने उनको पे करना पड़ेगा. जैसे मैंने आपको 15,000 आप पे कर रहे हो, रेंट पे कर रहे हो बिल्डिंग का, ठीक है. वेजेस पेड कर रहे हो, वेजेस पेड कर रहे हो, लाइक 5,000 हर महीने का जा रहा है, 10,000 वेजेस, ठीक है, हर महीने का. और रेंट जा रहा है, ठीक है, रेंट जा रहा है, समझ लो 15,000 रेंट जा रहा है हर महीने का. तो आपका कितना हो जा रहा है? 40,000. 40,000 आपका खर्चा हो जा रहा है, ठीक है. तो ये आपका हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ओके. तो नेक्स्ट, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ये डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता क्या है? फॉर एग्जांपल देखिए, आपका बिजनेस है, ठीक है, आपका बिजनेस है, अभी आपने स्टार्टअप किया है, तो वो मालूम है सबको कि आपका वो बिजनेस है आपका. कि आपने बिस्किट का बिजनेस स्टार्ट किया, जैसे कि मार्केट में अभी पार्ले जी है, तो आपने स्टार्ट कर दिया कोई भी बिस्किट बिस्किट कंपनी, ठीक है. अब वो किसको पता नहीं. अब क्या करोगे? उसका एडवर्टाइज करोगे, ठीक है. टीवी एडवर्टाइज करोगे, पेपर पे एडवर्टाइज करोगे, टीवी पे एडवर्टाइज करोगे, पेपर पे एडवर्टाइज करोगे, राइट, ठीक है. तो उसको आप बताओगे दुनिया को कि मैंने एक बिस्किट का नया फैक्ट्री ओपन किया है, बिजनेस स्टार्ट किया है. ये भी उसका बेनिफिट्स बताओगे बिस्किट का, ये है कुछ. तो an expenditure which is a basically revenue in a nature but benefits of which is not executed within a 1 year is called as a deferred revenue expenditure. Such expenditure is written off over the number of years. Such written off amount is shown on a debt side of profit and loss account, and underwritten amount is shown on a asset side of the balance sheet. सिर्फ एक्सपेंडिचर ही नहीं आता है उसमें, ठीक है, सिर्फ एडवर्टाइज नहीं आता है उसमें. लाइक आपने बिस्किट, जैसे मैंने आपको बताया, बिस्किट का आपने फैक्ट्री ओपन किया, ठीक है. तो वो बिस्किट को एडवर्टाइज किया आपने, ओके, एडवर्टाइज किया, ओके. तो उसमें समझिए एडवर्टाइज करने में आपका गया 5 लाख रुपए खर्चा. 5 लाख रुपए आपका एडवर्टाइज करने में गया खर्चा, वो हो गया आपका डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है सब, एडवर्टाइजमेंट, ठीक है. और आप किसी ने कस्टमर वो एडवर्टाइज देके किसी कस्टमर ने खरीद लिया उसे, और उसके अंदर मिल गया चूटी, लाइक चूटी मिल गया, अरे बिस्किट ओपन किया, चूटी मिल गया, खराब है बिस्किट, तो उसने आपको केस कर दिया आपकी कंपनी के ऊपर, आपके ब्रांड के ऊपर, कोर्ट में जाके, कंज्यूमर कोर्ट में जाके, ठीक है. हैविंग अ लीगल एक्सपेंस, ठीक है, यहाँ पे दिया है हैविंग अ एक्सपेंडिचर एडवर्टाइजिंग एंड हैविंग अ लीगल एक्सपेंस.
तो आपने उसने केस कर दिया, वो सालों साल चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, तो उसे कहते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, तो नेक्स्ट, कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है वैसे तो, बट आपको अच्छे से याद करना है कैश डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। ठीक है, कैश डिस्काउंट, आपको कैश डिस्काउंट से ही मालूम पड़ रहा है, कैश डिस्काउंट, कैश में डिस्काउंट मिला। जैसे कि आपका एक, जैसे मैंने आपको बताया, आपका एक शॉप पे, आप वहाँ के मालिक हो, ठीक है, तो एक लड़का आता है, समझिए आपका फ्रेंड हो गया, कोई कोई राम है, एक राम, राम नाम का लड़का है, आपके पास आता है, उसने आपसे 10,000 का सामान खरीदा। ठीक है, 10,000 का सामान खरीदा, 10,000 का सामान आपको, मतलब आपको हमेशा 2-3 हज़ार का सामान जाता था, 3,000 का, उसने 10,000 का सामान खरीद लिया, तो आपने खुश होके उस पे 1,000 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, 1,000 रुपए का क्या दे दिया आपने, डिस्काउंट, आपने डिस्काउंट दे दिया। अब उसे 9,000 पे करना पड़ेगा, सिर्फ 9,000 पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1,000 जो है कैश में ट्रांजेक्शन हो रहा है, कैश में। ओके, ठीक है, वो हो गया कैश ट्रांजेक्शन, कैश जो ट्रांजेक्शन हो रहा है कैश में ट्रांजेक्शन हो गया। तो उसने 10,000 का लिया आपसे, ठीक है, 10,000 का लिया सामान, तो 9,000, 10,000 पे करने के बदले आपने बोला चलो जाने दो, आपने बहुत ज्यादा सामान ले लिया, तो मैं आपको इस पे 1,000 रुपये डिस्काउंट देता हूँ, आपने आपने खुश हो गए, उस पर 1,000 रुपया डिस्काउंट दे दिया, तो कहते हैं कैश डिस्काउंट। A cash discount is calculated after deducting trade discount. Okay. Since it is also loss to the seller and gain to the buyer, cash discount appears in a books of account. ठीक है, तो दो टाइप के डिस्काउंट होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। मैंने आपको बताया कैश डिस्काउंट क्या होता है, इसकी आपने कैश 10,000 का आपके पास से सामान गया, कोई आता है राम करके लड़का, आपसे 10,000 का सामान लेता है, आपने खुश होके 1,000 की 1,000 आप बोलते हो 1,000 मत दो, जान दो, मैं आपको 1,000 रुपये आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो 10,000 के बदले आपको 9,000 पे करेगा, तो वो होता है कैश डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट एक गुड्स पे लगता है। ओके, ट्रेड डिस्काउंट, इफ अ गुड्स ऑफ रुपीज 1,000 आर सोल्ड एट अ 5% ट्रेड डिस्काउंट, द वैल्यू ऑफ द गुड्स विल बी रिकॉर्डेड, विल बी रुपीज 950। 1,000 रुपये का सामान, 5% नौ, फिर ट्रेड डिस्काउंट 950, both by the purchaser and the seller, and not rupees 1,000. Hence, the trade discount does not appear in the books of account separately. ओके, तो ट्रेड डिस्काउंट होता है, जैसे कि आप देखिए 3,000 300 का आपने कपड़ा खरीदा, 300 का, ठीक है, 300 का आपने कपड़ा खरीदा, मतलब वहां पे आप गए कपड़ा खरीदने के लिए, फॉर एग्जाम्पल कपड़ा खरीदने के लिए आप गए, ये कपड़ा खरीदने के लिए गए किसी शॉप में, वहां पे बहुत ही बड़े में लिखा है 500 का कपड़ा, ठीक है, 500 का कपड़ा आपको वो 300 में दे रहा है। ठीक है, आप वो देख के चले जाओ वहां पे, और कपड़ा भी आपको पसंद आ गया, ठीक है, वहां पे लिखा था 500 का कपड़ा 5% डिस्काउंट के साथ मिलेगा आपको, 300 में मिल रहा है, ऐसा कट करके 500 300 में दे दिया, ऐसे 500 कट कर दिया और वहां पे 300 लिख दिया। सोचिए आपका जो वो एक मार्केटिंग हो गया, 500 का कपड़ा था, कट करके 300 में, वो एक डिस्काउंट हो गया, वो ट्रेड डिस्काउंट हो गया, ये अपीयर नहीं होगा अकाउंट्स में, आपका वो सोल्ड नहीं हो रहा था, जो शॉपकीपर का, उसने 500 का कट करके 300 दे दिया। ठीक है, तो होता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट बहुत ही सिंपल होता है, जैसे कि 500 का आप भी कपड़ा लिया, उस पर डाल दिया 10%, ठीक है, 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो एक 1010 कट होगा, 10 कट होगा, ओके, तो 50, तो 500 का 10% कितना हो गया, 50 रुपये आपको आपको पे नहीं करना पड़ेगा, 450 ही पे करना पड़ेगा, वो ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं आपको, बट मैं एग्जांपल दिया यहाँ पे आपको, 500 का कपड़ा आपको 300 में मिल गया, ठीक है, तो हो गया ट्रेड डिस्काउंट। ये अगर मैं आपको और सिंपल वे में बताऊँ, एक बार वापस आपको एक्सप्लेन कर दिया ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। ट्रेड डिस्काउंट एक आपको कब किसी भी पर्टिकुलर गुड्स पे मिलता है, ओके, ट्रेड डिस्काउंट इन परसेंटेज बेसिस। आप गए कपड़ा खरीदा खरीदा आपने, 300 का कपड़ा 500 का कपड़ा खरीदा, उस पर आपको, तो पर आपने 200 रुपया आपको पे नहीं करना पड़ेगा, 500 का कपड़ा खरीद लिया, 500 प्राइस था, एमआरपी, बट आपने उसको 300 ही दिया, तो उसने 200 रुपया क्या कर दिया आपका, ट्रेड डिस्काउंट, टीडी हो गया, ये टीडी, ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, ये 200 रुपया आपका टीडी हो गया, और 300 रुपया ही आप पे करोगे, और कैश डिस्काउंट क्या हो गया, ठीक है,
आपने 10,000 का गुड्स खरीदा इस दुकान से, और वो दुकान वाला खुश हो गया कि आपने एक 10,000 का गुड्स खरीदा, तो 1,000 उस पे उसने बोला कि 1,000 मत दीजिए, जान दीजिए, 1,000 में आपको कैश डिस्काउंट दे देता हूँ। तो आपको सिर्फ में कितना पे करना पड़ेगा, 9,000 ही पे करना पड़ेगा। तो होता है कैश डिस्काउंट। एंड देन सेकेंड, नेक्स्ट, सॉल्वेंट एंड इंसॉल्वेंट। जैसे मैं आपको पिछले स्लाइड में बता रहा था, आपको मैं इंसॉल्वेंट में बता रहा था इंसॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट। ओके नो, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सॉल्वेंट, इफ अ पर्सन asset are more than liability, okay, if a person asset, ये asset है, ये liability है, okay? क्या लिखा है, if a person asset more than liability, इसका asset ज्यादा है, liability कम है, okay, he is a called a solvent person. Solvent person is financially sound and is in a position to pay off all his debt. तो asset कभी भी ज्यादा होना चाहिए, लाइबिलिटी हमेशा कम होनी चाहिए, ओके, बिजनेस का रूल्स है, ओके। तो इस पर्सन का ये एक आपका बिजनेस है, आपका असेट ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है, ठीक है, और लाइबिलिटीज आपका समझिए 50 लाख का, 50 लाख समझिए, 50 लाख, ठीक है, 50 लाख का आपका असेट है, असेट असेट, ठीक है, और आपके पास सिर्फ 5 लाख का लाइबिलिटीज है। 5 लाख का कितना हो गया लाइबिलिटीज, तो आप इजीली पे कर सकते हो 5 लाख 50 लाख में से, ठीक है। तो आप क्या कहलाओगे, सॉल्वेंट कहलाओगे। आप अपना डेब्ट भर सकते हो, ये देखिए यहाँ पे दिया डेब्ट, डेब्ट भर सकते हो आपका, जितना भी आपका कर्जा रहेगा, लोन रहेगा, डेब्ट मतलब लोन होता है, लोन, जितना भी लोन होता है आप वो पे कर सकते हो, डेब्ट, ठीक है। और देखिए एग्जांपल दिया है, पर्सन टोटल असेट हैव बीन calculated 50,000 and his total debt were rupees 30 lakh। 50,000 इसका कितना है, कैपिटल है, 1000 कैपिटल है इसका, 1000 कैपिटल है, असेट है इसका, एंड 30,000 इसका डेप्ट है। तो इजीली 50 लाख में से 30 लाख पे करेगा, 20 लाख इसके पास बचेगा, तो ये भी प्रॉफिट में, असेट है इसके पास, 20 लाख का असेट है इजीली। तो ये क्या है, सॉल्वेंट हुआ, ठीक है। मैं सॉल्वेंट को अगर मैं वापिस से एक बार रिफ्रेश करूँ आपको, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट जैसे कि आपका असेट कभी भी ज्यादा होना चाहिए, अपनी आपका बिजनेस जो भी है, आपका असेट 50, लाइबिलिटीज कमी होनी चाहिए, लाइबिलिटीज डेप्ट, असेट ज्यादा होना चाहिए। 10, अगर समझिए 10 लाख का आपके पास असेट है, ये 10 लाख का, और आपके पास सिर्फ, आपके पास 50,000 ही डेप्ट है, लोन में हो आप, 50,000 तो आप पे कर सकते हो, कितना पे कर सकते हो, आप पे कर दोगे आराम से, 9,25,000 बच जाएगा आपके पास। तो आप क्या हो, सॉल्वेंट कहलाओगे आप, सॉल्वेंट। और इसका ही उल्टा होता है इंसॉल्वेंट, इसका ही उल्टा होता है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट कभी भी लाइबिलिटीज ज्यादा होता है, इंसॉल्वेंट, अभी आपका बिजनेस है, आपका लाइबिलिटीज है 10 लाख, ठीक है, 10 लाख का लाइबिलिटीज है आपका, ठीक है, 10 लाख, और आपके पास असेट कितना हो गया, 2 लाख का असेट, 2 लाख का असेट हो गया। बताइए, 2 लाख का असेट है आपके पास, 10 लाख का लाइबिलिटीज है, कर्जे में हो आप 10 लाख, तो उसे कहते हैं इंसॉल्वेंट। अ पर्सन हु लाइबिलिटीज आर मोर, वहां पे दिया था अ पर्सन हैज अ पर्सन हैज अ असेट आर मोर, ओके, यहाँ पे दिया है पर्सन हुज लाइबिलिटीज आर मोर देन हिज असेट, देखिए लाइबिलिटीज मोर देन असेट इज नोन एज अ इंसॉल्वेंट पर्सन। सच पर्सन लाइबिलिटीज आर मोर देन हिज असेट, आपका जब लाइबिलिटीज ही ज्यादा है और असेट आपका कम है, तो आप इंसॉल्वेंट कहलाओगे, इंसॉल्वेंट, ठीक है। लाइबिलिटीज ज्यादा, असेट कम, आप इंसॉल्वेंट। असेट ज्यादा, लाइबिलिटीज कम, सॉल्वेंट। यहाँ पे देखिए एग्जांपल, अ पर्सन टोटल असेट और प्रॉपर्टी हैव बीन कैलकुलेटेड, ओके, 20 lakhs, 20 lakhs उसके पास प्रॉपर्टी है, उसका असेट है 20 लाख, ये क्या हो गया, ये हो गया असेट, ये हो गया असेट, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया 20 लाख, इसका क्या हो गया, असेट हो गया। एंड इज टोटल डेप्ट, डेप्ट मतलब कर्जा, लाइबिलिटीज, डेप्ट मतलब होता है कर्जा, लाइबिलिटीज, डेप्ट मतलब क्या होता है, लाइबिलिटीज, कर्जा, कर्जा, लोन, लोन कितना है, 50 लाख, मुझे 30 लाख ज्यादा है, 30 लाख। एंड इफ ही इज नॉट
इन अ पोजिशन टू गेट एनी अमाउंट फ्रॉम एनी सोर्स, अगर ये लाइबल नहीं है कहीं से मिल जुगाड़ हो सके, इफ एंड इफ द कोर्ट इज सो जस्टिफाइड देन ही विल बी डिक्लेयर एज एन इंसॉल्वेंट पर्सन। कोर्ट ने इसको इंसॉल्वेंट पर्सन डिक्लेयर कर दिया, इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है, तो लोन ज्यादा हो गया इसके पास और असेट कम हो गया, उसे कहते हैं इंसॉल्वेंट पर्सन। आपको अगर इजी वे में वापस में अगर एक्सप्लेन करूँ सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट एक लाइक आपके पास असेट ज़्यादा है, लाइबिलिटीज कम है, तो वो हो गया सॉल्वेंट। आपके पास लाइबिलिटी ज़्यादा है, असेट कम है, वो हो गया इंसॉल्वेंट। नेक्स्ट हम गुडविल, गुडविल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गुडविल ये ब्रांड होता है, ब्रांड। गुडविल पार्ले जी क्या है, ब्रांड है। ओके, पार्ले जी, रिलायंस, टाटा, यह ब्रांड है, इनका गुडविल इन्होंने मार्केट में बनाया है। जब ये बिकेगा ना गुडविल, तो ये बहुत ही करोड़ों में जाएगा। जैसे कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपने नाम रख दिया, समझ लीजिए फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए ए बी सी कंपनी, कंपनी ठीक है, ये आपका कंपनी है ए बी सी कंपनी। ओके, तो ए बी सी कंपनी आपने 1-10 साल तक चलाया, प्रॉपर चला, 20 साल तक चलाया, प्रॉपर चला, इसका गुडविल बढ़ रहा है, हर साल आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है। ओके, आप उसे एडवर्टाइज कर रहे हो, आपका प्रोडक्ट आप अच्छे से बना रहे हो, सेल कर रहे हो, कस्टमर ले रहे हैं, ठीक है, आपको प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है आपका गुडविल, गुडविल बढ़ रहा है ना, गुडविल बढ़ रहा है। आपका जो भी लाइक ये जो नाम है उसे ही गुडविल कहते हैं, एबीसी कंपनी। आगे जाके कोई आपको कंपनी खरीद, आपको कंपनी अगर बेचना रहेगा तो आप करोड़ों में बिकेगा ये कंपनी। ओके, लाइक अभी डैन, डैन जो था पहले, दूसरा कोई और ओनर था उसका, अभी रिलायंस ने उसे खरीद लिया, ठीक है। तो डैन जो कंपनी पहले से ही, ये वाईफाई की कंपनी है, ये पहले से ही अच्छा सर्विस देती थी। ओके, तो जब इसने बेचा होगा तो बहुत ही लाखों करोड़ों में बेचा होगा रिलायंस को, ठीक है, तो उसे कहते हैं गुडविल। गुडविल मीन्स एग्रीगेट ऑफ दोज इनटेंजिबल attribute of the business which contribute to its superior earning capacity over a normal return on investment। ये इंटेंजिबल रहता है, आप गुडविल को नहीं देख पाओगे, ये ब्रांड रहता है, ये कंपनी का ब्रांड खराब भी होता है, अच्छा भी होता है। टाटा ब्रांड कितना अच्छा है, आप बोल रहे हो ना सिर्फ ब्रांड, गुडविल, गुडविल कितना अच्छा है उसका, उससे देख सकते हो आप गुडविल को, नहीं आपके मन में आ रहा है हाँ भाई टाटा है, बहुत ही अच्छी कंपनी टाटा। ओके, और कोई नॉर्मल कंपनी ले लो दूसरी गई हुई, बोलेगा अरे ये अच्छी कंपनी नहीं है यार ये। ओके, सो टाटा में आपका देखिए, आप टाटा में आपको आपका वॉइस हाई हो रहा है, आपका लुकिंग हाई हो रहा है, आप जब टाटा बोल रहे हो टाटा टाटा है। हम्म, और दूसरी कंपनी बोलोगे अच्छा जो अच्छी नहीं है, अरे ये अच्छी कंपनी नहीं है, वॉइस लो हुआ आपका, ठीक है, तो वो ब्रांड होता है वो। ओके, तो उसे कहते हैं गुडविल, तो ये इंटेंजिबल होता है। जब ये ब्रांड बिकता है, अगर आप कभी कंपनी, आप समझिए आपने 10 साल, एक एबीसी कंपनी है, आपने 10 साल तक ऑपरेट किया है, ओके, तो आपने इसका गुडविल बहुत अच्छा बन गया, प्रॉफिट भी अच्छे में था, कंपनी, कोई कंपनी आई, समझिए टाटा ही आई, इस एबीसी कंपनी को खरीद ली, आपने 20 लाख में स्टार्ट किया था ये कंपनी, उसने 20 करोड़ में खरीदा, 20 करोड़ या 50 करोड़ ले लीजिए, 20-50 करोड़ में इससे उसे टाटा ने आपसे खरीद लिया 50 करोड़, तो आपका क्या हो गया, अर्निंग हो गया ना, अर्निंग हो गया, आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो गया। 20 लाख में कहा आपने स्टार्ट किया था बिजनेस और 50 करोड़ में टाटा खरीद रहा है, वो होता है गुडविल। ओके, इन अ सिंपल वे इफ आई एक्सप्लेन व्हाट इज अ गुडविल, लाइक अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो 20 लाख में, बहुत 20 लाख में पकड़ लीजिए, और वो आप 10 साल तक उसे कंटिन्यू और प्रॉपरली अच्छे से चलाते हो उसे, ठीक है, चलाते हो अच्छे से, और कोई कोई भी बड़ा ब्रांड, टाटा हो गया, वो आपकी कंपनी खरीद लेता है, ठीक है, 20 लाख में आपने स्टार्ट किया, उसने 50 करोड़ में खरीद लिया, 50 करोड़ में, तो वो आपका गुडविल, इमेज इमेज ऑफ द कंपनी, तो वो होता है गुडविल। थैंक यू फॉर वॉचिंग महेश प्रजापति चैनल, डू सब्सक्राइब एंड लाइक, डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।